वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा नाम प्रशांत कुलश्रेष्ठ है और मैं इसरो बेंगलोर में कार्यरत हूँ। मैं चंद्रयान 3 मिशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और आपको विगत चार वर्षों से आपको सुन रहा हूँ मैं। आचार्य जी, इस चंद्रयान 3 मिशन में कई उतार चढ़ाव आए और उतार चढ़ाव के मध्य स्पेसिफिकली जो लास्ट 45 डेज का मिशन था, उसमें हम लोग कई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरे। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दैट हाउ यू आर मेकिंग अ डिसीजन चॉइसेस, दे आर टेक्निकल, but what we are becoming before making a decision, there it helped a lot it helped, sir. Secondly, that there was a lot of anxiety that when we are making it, that this autonomous landing signals, when we are planning, so in this, that finally what we planned, it is what result is going to come in that. Just 2 days before the night, I totally become sleepless. I was so tensed, and then I started remembering your teachings for that do your all effort what you can do, and then rest, let be. सर, मैं आपका मतलब शब्द नहीं मेरे पास आपकी इस बात का धन्यवाद करने के लिए। शत नमन आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। एक और प्रश्न था इस चीज़ को लेके कि ये जो मिशन था, इसमें मतलब तकनीकी विषय तो थे ही, एक आध्यात्मिक एक पहलू भी था इसका। एक आध्यात्मिक पहलू ये था कि कई सारी टीम एक साथ काम कर रही थी, तो हम बिल्कुल फोकस्ड थे और एक बिल्कुल एक पीस ऑफ माइंड जैसा फील हुआ। और लेकिन जैसे इस मिशन से बाहर निकल के आए, अब एक व्यवहारिक ज़िंदगी शुरू हो गई है उसमें। तो अब जो थोड़ी सी वो आप और ये थोड़े से इंडिसाइजिवनेस और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या इस तरह की मिशन ही ज़रूरी है? मतलब जो आप ऐसे बताते हैं कि कोई ऐसा बड़ा काम लो जो आपको एब्जॉर्व कर ले, तो क्या यही एक तरीका है कि इन सब चीज़ों को, या कुछ और भी है? हाँ, बस यही एक तरीका है। देखिए, या तो हम मेहनत करके इस संसार को, मानिए जो समाजकृत संसार है, जो हमारा संसार है वो तो हम ही ने बनाया है ना, प्राकृतिक जंगल तो है नहीं। हम जहाँ रहते हैं वो हमारी बनाई दुनिया है। वो जो आदिम प्रकृति है उसकी दुनिया से तो हम कब के बाहर आ गए। तो हम तो समाज के बनाए संसार में रहते हैं। तो या तो समाज का बनाया संसार ऐसा हो जाए कि उसमें आप शांति से जी लो, वो इतना साफ हो जाए, इतना सुंदर हम उसको कर लें कि उसमें हमें चैन मिल सके। नहीं तो आप उस संसार में निकलोगे तो बेचैनी ही होगी। और अगर ईमानदार आदमी को अपने ही बनाए संसार में बेचैनी हो रही है तो उसके सामने फिर एक ही रास्ता रहेगा ना, मैंने ही इसको बनाया है और ऐसा बना दिया है कि ये मुझे बेचैन करता है, तो मैं इसको फिर ठीक भी करूँगा। तो फिर एक ही काम है जिसमें चैन मिलेगा, ठीक करने का काम। आप बात समझ रहे हैं? अब आप एक कमरे में हो, आप वैज्ञानिक हो इसरो में, आप वहाँ काम कर रहे हो। आप वहाँ जो काम कर रहे हो वो ऊंचे दर्जे का काम है, उसमें बुद्धि लग रही है, उसमें व्यवस्था लग रही है, उसमें आप खोज करना चाहते हो। चांद पर हम मौज मस्ती करने नहीं गए हैं, चांद पर हम खोज करने गए हैं। हम जानना चाहते हैं बात क्या है, क्योंकि बात को अगर जानेंगे नहीं तो फिर धारणाओं पे चलना पड़ेगा और धारणाएं अंधविश्वास बन जाती हैं। तो ये ऊंचा काम है, खोज का काम है, जिसमें बुद्धि को लगना पड़ता है, एक आंतरिक अनुशासन चाहिए, ये सब है। तो आप कमरे के अंदर तो ऊंचा काम कर रहे हो। कमरे से मेरा आशय है, मान लीजिए इसरो की प्रयोगशाला, कमरे के भीतर तो आप अच्छा काम कर रहे हो। और जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप एक ऊंचे व्यक्ति हो, क्योंकि ऊंचा आदमी ऊंचा काम करेगा। और आप उस कमरे से बाहर निकलते हो तो आप बाहर हमारे ही बनाए इस संसार को कैसा पाते हो? आप पाते हो नीचा। हाँ, भीतर बुद्धि और तर्क
के अलावा कुछ चलेगा नहीं। चंद्रयान ऊपर तक नहीं पहुंच सकता था अगर बुद्धि और तर्क के अलावा हमने और चीज़ें लगा दी होती तो कार्यशाला, प्रयोगशाला के भीतर तो बुद्धि और तर्क पे काम चल रहा है, और बाहर निकलो संसार में या परिवार में भी आ जाओ, बाजार, परिवार, संसार एक ही बात है, इनमें आ जाओ तो वहाँ पाते हो बुद्धिहीनता और तर्कहीनता। वहाँ पर लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो जी भावनाओं पे जिएंगे, भले ही हमें स्वयं भी न पता हो कि हमारी भावनाएं हमारी पशुता के किस केंद्र से आ रही हैं। नहीं, हम बुद्धि पे नहीं चलते, हम तो परंपरा और धारणा पर चलते हैं। नहीं, हम तर्क पर नहीं चलते, हम तो मान्यता पर चलते हैं। तो अब आपने स्वाद ले लिया है ऊंचाइयों का। कहाँ? कमरे के भीतर। और जो एक बार कमरे के भीतर ऊंचाइयों का स्वाद ले लेता है, उससे कमरे के बाहर फिर जिया नहीं जाता, जिया नहीं जाता। इसीलिए जो व्यक्ति सचमुच अच्छे काम में लगा हुआ है, उसकी पहचान ये होती है कि वो हॉलिडे या ब्रेक नहीं ले सकता, क्योंकि अच्छे काम का ये अर्थ होता है ऊंचा काम। ऊंचाई के अलावा कोई अच्छाई तो होती नहीं ना। इन तीनों को जो परस्पर समानार्थी बना लेता है, वो आदमी बहुत दूर तक जाता है। ऊंचाई, सच्चाई, अच्छाई, हम ज़्यादातर लोगों के लिए तीन अलग अलग आयाम होते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ऊंचाई, सच्चाई, अच्छाई तीन अलग अलग चीज़ें होती हैं। उदाहरण के लिए, घर में माहौल अच्छा रखना ठीक है, भले ही उसके लिए झूठ बोलना पड़ता हो। घर में माहौल अच्छा रखने के लिए झूठ बोलना ठीक है, तो आपने फिर सच्चाई और अच्छाई को अलग अलग कर दिया ना। आप कह रहे हो अच्छाई तो झूठ से आती है, यही करते हैं ना हम। वो आदमी बहुत दूर तक जाता है जिसकी ऊंचाई, अच्छाई, सच्चाई तीनों एक हो जाते हैं। तो जिसके बाद अच्छा काम मिल गया, वो बाहर कैसे जिएगा? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सच्चाई को अच्छाई माना ही नहीं जाता। बाहर की दुनिया में सच्चाई अच्छाई मानते ही नहीं। तो बाहर थोड़ा सा निकल सकता है, इधर उधर घूमेगा घामेगा, और फिर वापस लौट करके आएगा और दोबारा अपने आप को पहले से भी ज़्यादा किसी ऊंचे प्रोजेक्ट में झोंक देगा। यही तरीका है। आप ये नहीं कह सकते कि चंद्रयान 3 अब सफल हो गया है तो अब मैं जा रहा हूँ छुट्टी लेने के लिए। आपने इतना ही कर दिया, वो हो गया, उसके बाद आप मेरे पास आ गए, ठीक है, अब इतना कर लिया, अब वापस जाइए और अब अगले मिशन की तैयारी करिए। आप बात को समझ रहे हो ना? ये जो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ होता है, बहुत घातक चीज़ होती है। और ये इस बात का उदाहरण होता है कि आपका काम अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको अपने काम से, माने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भाग करके अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं सुकून या हॉलीडे ढूंढना पड़ रहा है। और बार बार हमें बताया जाता है, देखो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए। वर्क इज लाइफ। और वर्क अगर लाइफ नहीं है तो इतना घटिया काम कर क्यों रहे हो? ऐसा घटिया काम क्यों कर रहे हो जिसको लाइफ माने ज़िंदगी नहीं बना सकते? अगर मैं अपने काम को अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता तो मेरा काम तो बाजारू हो गया ना। फिर तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपने काम में बिकने के लिए जाता हूं और कुछ पैसे ले आता हूं, उससे अपना घर चलाता हूं। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है आदमी की ज़िंदगी का नर्क होता है। आपका सौभाग्य है और आपका पुरुषार्थ है कि आप एक बहुत ऊंचे काम में लगे हुए हो। स्पेस एक्सप्लोरेशन मानवीय ज्ञान के फ्रंटियर्स में से है इस वक्त। स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर आदमी वर्तमान शताब्दी में नई सीमाओं को टटोल रहा है। तो आप एक बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, उस काम में ही लगे रहिए ना, बाहर क्यों निकलना है? उस काम में तब तक लगे रहिए जब तक बाहर की दुनिया वैसी ही नहीं हो जाती जैसी उस कमरे के भीतर की दुनिया है। हम एस्केपिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगोड़े हो जाओ और अपने काम में मुंह छुपाए रहो। हम कह रहे हैं मैं काम ही वही कर रहा हूं जो एक दिन दुनिया बदल देगा। अभी जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तो मैंने कहा कि उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत विज्ञान के बारे में कम से कम कुछ बात तो करने लगा। नहीं तो हमारे यहाँ बातें तो खेल और राजनीति और मनोरंजन और सट्टेबाजी और
सब जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं वही पब्लिक डिस्कोर्स की चीज़ें होती हैं। आम आदमी अगर बात कर रहा है कि अच्छा ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, या लैंडर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, रोवर क्या होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा चंद्रयान 2 लैंड क्यों करा था? अरे वो जो उसका अंत में 2 किलोमीटर में ब्रेकिंग मैकेनिज्म था ना, वो काम नहीं कर रहा था। तो ब्रेकिंग कैसे होगी, ब्रेकिंग कैसे होती है, उसके अंदर ब्रेकिंग कैसे होगी? लोग इस पर थोड़ा बात करना जिनका वैज्ञानिक कुछ पृष्ठभूमि जिनकी नहीं भी है, वो भी इस बारे में कुछ बात करने लग गए, कुछ कुछ समझने लग गए। और तो ये मुझे अच्छा लगा। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, और इसमें शोर सिर्फ इसलिए मचा रहे हैं कि उसका अहंकार उनका आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग तो चंद्रयान के बहाने अपना हिडन एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। वो चंद्रयान का श्रेय लेना चाहते हैं और चंद्रयान को आगे रख करके पीछे से अपने मंसूबे पूरे करना चाहते हैं। वो सब अलग बात है। लेकिन जो उसमें सकारात्मक बात थी वो ये थी कि भारत ने विज्ञान का नाम तो लिया कम से कम, नहीं तो भारत में तो अंधविश्वास का ही नाम लिया जाता है। तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको इतने सारे मिशंस लाने हैं, और आपको समझ लीजिए कि स्पेस से सत्य ही लेके आ जाना है भारत के लिए। हमें चाहिए कि भारत के घर घर में विज्ञान की बात हो, और वो काम आप उस कमरे से बाहर निकल के तो कर नहीं सकते। आप क्या करोगे जब तक आप उस कमरे के भीतर हो? मैं इसरो की बात कर रहा हूँ। वो जो कमरा है इसरो, जो प्रयोगशाला है, उसके भीतर हो जब तक आप, तब तक आपकी एक गरिमा है। वहाँ आप बहुत ऊंचा काम कर रहे हो। उससे बाहर निकल के आप क्या करोगे? उससे बाहर निकल के आप किसी बाजार में कुछ खरीदार बन जाओगे, किसी सुंदर जगह पे जाके कुछ पर्यटक से बन जाओगे, या कि इधर उधर जाकर दोस्तों यारों के साथ बैठ जाओगे, तो कुछ गपशप हो रही है, कुछ पार्टी हो रही है, यही तो करोगे। इन कामों में कौन सी ऊंचाई है? क्या आपकी गरिमा थी, क्या आपकी भव्यता थी जब आप उस ऊंचे मिशन की तैयारी कर रहे थे, जब आप अपनी आंखों से उसको लॉन्च होता देख रहे थे? भले ही आप कह रहे हैं उसके लिए 45 दिन तक बहुत तनाव झेला, तो भी क्या उसकी बात थी, क्या उसमें जीवन की सुंदरता थी? और फिर आप उससे बाहर निकल जाओ। ऐसा है ना जैसे एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स समझते हो? एक ऊंचाई और उसके बाद धड़ाम से नीचे आके गिरे। क्यों ऐसा करना है? फिर मैं उस ऊंचाई को कायम रखूंगा ना। अगर ऊंचा काम मिल गया तो उसको अपनी जिंदगी बनाऊंगा ना। उस ऊंचे काम से बाहर ही मुझे क्यों आना है? क्यों कहना है कि ऊंचा काम सिर्फ मेरा प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन के बाहर मेरी पर्सनल लाइफ है? बाहर आना ही क्यों है? बताओ ना, बाहर क्यों आना है? जब नोएडा में संस्था काम करती थी, हमारे शुरुआती दिन थे, तो मेरा इतना छोटा सा कमरा था एक, मेरे ख्याल से जो 8 फीट बाय 8 फीट, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा। वहीं पे मेरी कुर्सी टेबल लगी हुई थी, वहीं मेरी कुर्सी टेबल लगी हुई थी। आप में से कुछ लोगों ने शायद वहाँ देखा भी हो। और उसके बगल में मैं अपना गद्दा बिछा लेता था। ये मेरी चेयर थी, चेयर के बगल में मेरा गद्दा होता था, मैं वहीं पे सो भी जाता था। मुझे उससे बाहर निकलना ही नहीं पसंद था। मैं क्यों बाहर निकलूं? बाहर की दुनिया में ऐसा क्या है कि बाहर निकलूं? या तो मैं बाहर की दुनिया को ऐसा बना दूं कि फिर उसमें बाहर निकलने में मुझे गरिमा और सौंदर्य दिखाई दे। और जब तक मैं बाहर की दुनिया को वैसा बना नहीं देता, मैं बाहर निकल करके करूंगा क्या? यहां क्या है मनोरंजन का? कैसा मनोरंजन? इस कुरूपता में मनोरंजन है क्या? मैं बाहर निकल के शॉपिंग मॉल में खड़ा हो जाऊं, वहां जो भोग की हवस और अज्ञान दिखाई दे रहा और मूर्खता दिखाई दे रही है, उससे मेरा मनोरंजन हो जाएगा? तो मैं बाहर निकलना ही नहीं पसंद करता था, मैं वहीं पड़ा रहता था। ऐसा नहीं कि कभी नहीं निकलता था, निकलता था, थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन मेरा ठिकाना, मेरा अड्डा वही था। मैं वहाँ पे अपना बैठा हूँ, वहाँ लेट जाऊँ, और छोटा खरगोश था मेरा, रात में अपना वो नंदू वो आ जाए थोड़ी देर के लिए, वहीं पे मेरी किताबें सारी रखी हुई थी, वहीं पे अपना काम करता था। बाहर जाना क्यों है? अगर पूरे समुद्र की सफाई नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने लिए एक छोटा सा द्वीप खोज लो। और फिर उस द्वीप से कहो कि अब इसको मैं बेस बना करके पूरे समुद्र को साफ कर दूंगा। हम भागे नहीं हैं, ये एस्केपिज्म नहीं है। हमने अपना एक बेस बनाया है, हमने अपना एक आधार खड़ा करा है कि ये मेरा बेस है, अब यहां से मैं आगे का काम करूंगा पूरी दुनिया की सफाई का। पर जिसको पूरी दुनिया की सफाई का काम करना हो, वो पूरी दुनिया में पर्यटक बन जाए या दुनिया में जाके रचपच जाए, इसमें कोई शोभा की बात नहीं है। एक से एक ऊंची चुनौतियां उठाइए, आगे बढ़िए,
और वो है ना जो अभी मैं बोल रहा था प्रहार मूवी का, जोकर्स, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं ट्रेनिंग के लिए आए हैं। पिकनिक क्या करनी है? इसरो के वैज्ञानिक को पिकनिक शोभा देता है क्या? और ये सब लोग अगर पिकनिक करते रह जाते तो हम लोग कभी चंद्रयान पाते क्या? तो मेरा जीवन ललकार बने, हम यहाँ ललकारने के लिए आए हैं। असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। निर्मम रण है, उसको लड़ेंगे। इसमें हम क्या करें कि रण को छोड़ करके उधर जाएं और उत्सव मनाएं? किस बात का उत्सव मना के आए हो? कुरुक्षेत्र से भागे हुए हो और नाच गाना कर रहे हो और कह रहे हो कि ये हमारा जीवन है, कर्म है और धर्म है। झूठ। तो संस्था में हम कहा करते हैं कि सही काम पकड़ो, बोलो आगे कौन पूरा करेगा संस्था से उसको, और उसमें डूब जाओ। यही 2 सूत्रीय चीज है जो जीवन को जीने लायक बना देती है। पहला, सही काम पकड़ो, और दूसरा, उसमें पूरी तरह डूब जाओ। फिर ये नहीं कहो कि इस काम के आगे मेरी पर्सनल लाइफ है। सही काम खोजो और उसमें पूरा डूब जाओ। जो प्रोफेशनल है वही पर्सनल है, और अगर प्रोफेशनल और पर्सनल एक नहीं है तो जीवन बाजारू है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अगर आपका काम सचमुच दिली है, हार्दिक है, तो आप ऐसा कैसे कहोगे कि अब रुक गया साहब, 6 बजे के बाद मैं नहीं करता हूं। 6 बजे के बाद दिल धड़कना बंद कर देता है क्या? 6 बजे के बाद सांसों का आवागमन रुक जाता है क्या? तो काम कैसे रुक गया? काम ही तो जिंदगी है। निष्काम कर्मयोग और क्या होता है? सच को पूरा समर्पण, और जब सच जान जाते हो तो उसमें से निष्कामता आती है, वो जीवन बन जाती है। हमें अभी बहुत आगे जानना है। तो काम करना है, रुकना नहीं है। उसी फिल्म से, प्रहार से ही, वो जो गाना है जो कई बार मैं आप लोगों से उल्लेख करता रहता हूं कि जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन राहों को बनाना हमें है। जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को। अरे इतना ऊंचा काम कर रहे हैं, इसमें ब्रेक किसको चाहिए? नई पीढ़ियां जिन राहों पर चलेंगी, हम उन राहों का निर्माण कर रहे हैं। कितनी एक करुणा और भव्यता की बात है कि आप जो काम कर रहे हो नहीं करोगे तो न जाने कितने लोग झूठे अहम और अज्ञान और अंधविश्वास के जंगल में खोए रहेंगे। आप उनके लिए राहें बना रहे हो, नहीं तो वो जंगल में खोएंगे। ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप अच्छा काम कर रहे हो और उसमें चाहे चुनौती आए, बोरियत आए, भय आए, आगे की चिंता आए, कुछ आए, ये याद रखिए कि काम ज़रूरी कितना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मंजिल के प्रति प्रेम ही पथिक की ऊर्जा बन जाता है। और कोई चीज़ आपको ऊर्जा दे ही नहीं सकती, न साहस दे सकती है। मंजिल की तरफ जो आपका प्रेम होता है ना, वही आपकी ऊर्जा बनता है, साहस बनता है। मैं कह रहा हूँ वही आपकी दृष्टि भी बनता है। नहीं तो रास्ता अंधेरा है, आपको मंजिल दिखाई कैसे देगी? ऐसा सा है जैसे आप किसी लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे हो। आप जिसकी ओर बढ़ रहे हैं उसी की रोशनी में उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप जिसकी ओर बढ़ रहे हैं उसी की रोशनी में उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और उसकी तरफ आप जितना निकट पहुंचते जाते हैं उसके, रोशनी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो सही काम चुनिए। दुनिया में उससे अभागा कोई नहीं है जिसने ज़िंदगी में सही काम नहीं चुन रखा है। और हमें जो बचपन से ये गलत बात बता दी जाती है वो ये है कि वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें बता दिया जाता है कि कमाते तो इसलिए हो ना ताकि परिवार चला सको, कमाते तो इसलिए हो ना ताकि अपनी कामनाएं पूरी कर सको। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर जवान लोग इस बात को समझ लें। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि कमाया इसलिए जाता है ताकि परिवार चले, या कमाया इसलिए जाता है ताकि कामनाएं पूरी हों। नहीं, वर्क इज एन एंड इन इटसेल्फ।
काम वो करो जो तुम बिना 1 रुपया लिए भी कर सको। तुम कहो काम में ही सौंदर्य और गौरव है, पैसा कौन चाहता है? काम वो करो जिस काम को करने के लिए भले तुमसे पैसे ले लिए जाएं तो भी तुम कहो काम तो यही करना है, पैसे के लिए थोड़ी कर रहा था। इस काम की अपनी महत्ता है और गरिमा है, उसके लिए कर रहा था। हमें झूठ बोला गया है कि कामना और भावना पहले आती है। कामना क्या आती है कि पैसा आएगा तो उससे नया फोन खरीदूंगा, यह हो गया कामना के लिए काम करना। और भावना के लिए काम करना क्या हो गया? पैसा आएगा तो उससे फलाने को कहीं घुमाने ले जाऊंगा, यह हो गया भावना के लिए काम करना। ये दोनों बातें एकदम झूठ है। काम सिर्फ काम के लिए करना है, और काम जब सिर्फ काम के लिए होता है तो उसे ही निष्काम कहते हैं। और काम जब परिणाम के लिए होता है तो उसको बुरा अंजाम कहते हैं। सकामता माने बुरा अंजाम। किसी परिणाम के लिए काम नहीं करना है। चंद्रयान 2 असफल हो गया था। अगर सिर्फ परिणाम के लिए काम कर रहे होते तो यही कहना चाहिए था ना, अरे 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 बर्बादी आ गई, बर्बादी आ गई। क्या बर्बादी आ गई? कुछ नहीं हुआ। और आगे बढ़ो ना। कुछ चीजें उसमें सफल रही थी, एक चीज असफल हो गई थी, लैंडिंग। ऑर्बिटर तो उसका काम कर ही रहा था, और उसी से जो फिर सीख हुई। अगर मैं मुझे सही याद है तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कम लागत में बना है। उसी की तो सीख है, उसी की तो सीख है। कम समय में और कम लागत में बना है। तो कौन परवाह कर रहा है कि अंजाम क्या होगा? कौन परवाह कर रहा है? एक विद्वान का कथन था, बार बार इधर उधर की बात बोले, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। बोले अंजाम की बात कर रहे हो तो आखिरी अंजाम तो मौत ही होना है, अंजाम की इतनी क्या बात करनी है? काम की बात करनी है, अंजाम नहीं देखो, काम सही होना चाहिए। पूछो फिर, लेकिन ये तो आप आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, अव्यवहारिक बातें कर रहे हैं। अरे हमें जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतने मूर्ख आदमी हो कि जिस काम में तुम्हारा हृदय है और सौंदर्य है वो काम करोगे तो तुम्हें कोई 2 रुपया नहीं देगा? कैसी बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ भी अच्छा लगता है, तुम्हें कंचे खेलना अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है उस कंचे खेलने के माध्यम से तुम्हारी आंतरिक तरक्की हो रही है, तुम्हारा मन साफ हो रहा है, तुम्हें जीवन के रहस्य समझ में आ रहे हैं। यदि ऐसा होता है, मैं सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण ले रहा हूं, यदि ऐसा होता है तो मैं कह रहा हूं तुम खेलो। तुम उसको ही एक कला के तौर पे इतना निखार दोगे कि उससे तुम्हारी आजीविका चलने लगेगी। पेट की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। पेट कितना बड़ा होता है आदमी का, पेट छोटा सा होता है। तो ये तो चिंता ही छोड़ दो कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो पेट कैसे चलेगा। पेट चल जाता है, पेट की बहुत बड़ी मांग होती नहीं है। कितना बड़ा पेट है हमारा? कुछ नहीं। और ज़्यादा हो जाए पेट तो वो एक समस्या का विषय हो जाता है, यहाँ पेट ज़्यादा बड़ा हो गया। असली पेट यहाँ होता है। इसकी भूख नहीं खत्म होती। इसकी भूख के लिए नहीं काम करना है, प्रेम के लिए काम करना है, सुंदरता के लिए काम करना है, मस्त हो जाए ऐसे काम करना है कि नंगे दौड़ पड़े, यूरेका यूरेका, काम ऐसा होना चाहिए, मस्त हो गए। आर्किमिडीज, उनको कोई पैसा दे रहा था नंगे दौड़ने का कि आज तुम जरा एक न्यूड रन दिखा, इतना रुपया दूंगा? ऐसा हुआ था? काम ऐसा होना चाहिए कि भूल गए, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। तो घुंघरू तोड़वाने के पैसे मिले थे, कहा गया था इतनी जोर से नाचो। वो तब होता है जब मुझे आई न जग से लाज। समझ में आ रही है बात? दुनिया का कोई ऊंचा काम नहीं हो सकता अगर जग से बहुत लजाओगे तो, और अगर जग से बहुत तुम परिणाम की उम्मीद करोगे तो। मैं नहीं जानता उन खबरों में कितना सच है, वो तो अंदर के लोग ही बताएंगे। कहते हैं कि शायद कुछ अंदरूनी मसला है, कुछ वैज्ञानिकों को तनख्वाह वगैरह भी ठीक से नहीं मिली है। वो बात झूठी है, वो बात झूठी है। पर मैं कह रहा हूं अगर वैसा हो भी, यदि वैसा हो भी तो भी क्या हो गया? समझ में आ रही बात? मैं बिल्कुल जानता हूं कि इसके विरोध में आपके पास क्या तर्क होंगे। तर्क यही होगा व्यवहारिकता का, और मैं उस व्यवहारिकता को जानता हूं। भाई मैं भी इंसान हूं,
मुझे भी खाना पीना पड़ता है। मैं जानता हूँ ये शर्ट है रुपए से आती है, संस्था चला रहा हूँ और संस्था में आधा समय मैं यही देख रहा होता हूँ खर्चा कितना हो गया, आया कितना है, आगे काम कैसे चलेगा। आज सुबह भी इन लोगों से यही बोला है कि बेटा ये महीना तो अब नहीं चलेगा, अपनी अपनी तनख्वाहें तुम देख लो, ये महीना तो नहीं निकलने वाला। तो मैं जो व्यवहारिकता के आपके मसले हैं उनसे परिचित हूँ, लेकिन मैं किसी और बड़े मसले से भी ज्यादा परिचित हूँ। वो मुद्दा है जिंदगी में सच्चाई का, सौंदर्य का, राम का, कृष्ण का, मुक्ति का, गौरव का, आदमी की गरिमा का। वो मुद्दा ज्यादा बड़ा है ना। हाँ, तो काम का मतलब गरिमा होना चाहिए। पैसा कम आए ज्यादा आए, आप ये गिनते हो क्या कि गांधी के पास पैसे कितने थे? ऐसे गिनते हो? देखो, अच्छा बताइएगा, बुद्ध जब मरे हैं तो पीछे कितनी स्वर्ण मुद्राएं छोड़ के गए थे? बताइए बताइए। आज आप यहां बैठ करके जिनकी बात को गा रहे थे 3 घंटे तक, मुझे बताइए ना, आप उनको इसलिए याद रखते हो कि उनका बहुत बड़ा सिंहासन था, उनका बहुत बड़ा राज्य था, उनके बहुत पैसे थे? क्या इसलिए याद रखते हो? बताओ तो। कल मैं स्पिनोजा का नाम ले रहा था, स्पिनोजा ने बात कर दी थी, बोले थे ये जो चर्च वाला गॉड है इसको हम नहीं मानते। दार्शनिकों का अक्सर यही रहता है, जो समाज में चल रही होती हैं चीज़ें उनको मानते नहीं हैं। डच दार्शनिक स्पिनोजा का कल उल्लेख कर रहा था ना मैं। तो चर्च ने उनको ऑस्ट्रसाइज कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, बोले ये जो है इसको समाज से बाहर करो। तो उनको कहीं से भी काम वगैरह मिलना बंद हो गया, हालांकि एकदम ऊंचे दर्जे के दार्शनिक हैं, पर यूनिवर्सिटीज़ उनको अब नौकरी नहीं दे रही हैं और जो तमाम तरह की संस्थाएं हैं उनको काम नहीं दे रही, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई काम न दे, कोई काम न दे। उन्होंने कांच घिसने का काम शुरू कर दिया अपने ही घर में, एक छोटी सी मशीन लगा दी और उससे उन्होंने कांच घिसना शुरू कर दिया। लेंस बनाते हैं, लेंस मेकिंग होती है। अब उस समय पे होता था कि आप जब कांच घिसते हो, टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई थी तब, तो उसमें से फाइन डस्ट उठती थी, उसको आप घिसोगे तो उसमें से डस्ट उठती थी। वो डस्ट उनके फेफड़ों में जाने लगी, वो फेफड़ों में जाने लगी तो वो जो उसकी सिलिका होती है उसने उनके फेफड़े तबाह कर दिए एकदम। बहुत छोटी उम्र में, 40-42 की उम्र में मर गए, लेकिन बहुत मौज में जिए और आने वाले विचारकों का रास्ता साफ कर गए। आज आप जिसको अस्तित्ववाद कहते हो वो स्पिनोजा के बिना शायद संभव नहीं हो पाता। और वो आदमी बहुत कम उम्र में चला गया, उसको पैसे ही नहीं थे। कोई बात नहीं, बोला पैसे नहीं होंगे हम देख लेंगे, क्या उखाड़ लोगे। अपनी बात से वो पीछे नहीं हटे। समझ में आ रही बात? भारत में हमें सब चीजों के प्रति समर्पण सिखाया गया है, काम के प्रति सिखाया नहीं गया है। बोल रहे जाओ गुरु की वंदना करो, जाओ माँ बाप के चरण पूजो, जाओ मंदिर में मूर्ति को नमन करो, जाओ तीर्थ पर चढ़ जाओ, जाओ गंगा नहाओ। और काम काम वो तो बताओ नहीं, वो तो उसकी बात मत करो। काम में तो हम 1 नंबर के बेईमान हैं। और ऐसे लोगों को आप सब जानते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से यहां कोई नहीं है वैसा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो भक्ति में बहुत आगे, ज्ञान में एकदम आगे, तीर्थ में सबसे आगे, सामाजिक व्यवहार में सबसे आगे, उत्सव में सबसे आगे, त्योहार में सबसे आगे, हर चीज को ये सम्मान और ऊंचा स्थान देते हैं। बस एक चीज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, काम। और खास तौर पे अगर सरकारी कर्मचारी हो तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। हर चीज को लेकर के बहुत बढ़िया आदमी है, पूछो काम, नहीं ये तो काम वाम तो ठीक है कर देते हैं, आ जाता है तो देख लेते हैं, कुछ ईमान से कुछ बेईमानी से हो जाता है। काम का क्या है? काम तो ऐसे ही है, काम में थोड़ी कुछ रखा है, काम ही सब कुछ है। पहली वंदना काम को, पहला प्रणाम काम को। नमन किसको कर रहा हूं? अपने काम को। और तुम्हारा काम खराब है और तुम जा करके भगवान को नमन कर रहे हो तो तुम्हारा नमन तो भगवान भी स्वीकार ना करे। घटिया काम करके मंदिर में आए हो तुम सर झुकाने और दान दिखाने। अपने आप से पूछना जरूरी है,
मैं क्या काम करता हूँ, उस काम का मेरे मन पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दो चीज़ें पूछनी होती हैं। समाज जब बोलूँ तो उसमें प्रकृति पर्यावरण शामिल है। मैं जो काम करता हूँ उसका मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे मन पर, और पूरे संसार पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या मिल रहा है और मैं संसार को, समाज को क्या दे रहा हूँ, ये जानना ज़रूरी है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो आपका काम अच्छा है, ये शर्तें पूरी नहीं होती तो काम आपका बहुत ख़राब है। और जिनको अच्छा काम मिल गया है मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ उस काम को ही ज़िंदगी बना लो और कुछ सोचो ही मत, वो काम ही सब कुछ है। जैसे भगत सिंह बोले थे ना, आज़ादी मेरी दुल्हन है, बस वो काम ही सब कुछ है। समझ में आ रही है ये बात? ये नहीं देखा जाता है कैंपस में अगर तुम हो तो का सीटीसी कितनी है, ये पूछो ना दिन भर मैं करूंगा क्या, काम जिंदगी है भाई। मान लो आप 8 घंटे सोते हो, लेट ना सोना मिला लें तो 8 घंटे तो हो ही जाता है। 8 घंटे आप सोते हो, 1 या 2 घंटे आपकी दैनिक क्रियाओं में निकल जाते हैं, कितना बचा? 14 घंटे। 14 घंटे में इधर उधर ट्रैफिक बाजी करी, मनोरंजन करा थोड़ा, 1-2 घंटे उसके भी दे दो, तो भी आप 12-13 घंटे दिन में काम ही तो कर रहे हो। मैं कह रहा हूं ये भी जोड़ो कि जाने में कितना समय लगा दफ्तर तक और आने में कितना समय लगा, जोड़ दो, तो आप दिन के 12-13 घंटे काम को दे रहे हो। और आप जगह सिर्फ 16 घंटे थे, 8 घंटे तो सो ही रहे थे, तो अपनी जागृत स्थिति के 16 में से 12 घंटे आप काम को देते हो, 75%। अपनी जगी हुई हालत के, अपनी वेकिंग स्टेट के आप 16 में से 12 घंटे किसको देते हो? काम को देते हो। ये 75% होता है। अब जब सो गए तब तो जिंदगी का ही पता नहीं, उसको हम जिंदगी में माने भी क्यों? तो जिंदगी के तो 16 ही घंटे थे, उसमें 12 घंटे काम को दिए, माने काम 75% जिंदगी है। जिंदगी माने काम। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? बाकी सब बातें एक तरफ, 75% जिंदगी तो काम में बीतनी है, 75%। और अगर काम घटिया है तो आशय क्या हो गया? जिंदगी घटिया है। और घटिया काम की पहचान क्या? उससे मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या मैं एक बेहतर आदमी बनता हूं, और क्या उससे मैं एक बेहतर समाज और संसार का निर्माण करता हूं? यह प्रश्न पूछना होता है। क्यों ऐसा काम करूं? अगर जीवन का उद्देश्य है ज्ञान, बोध, सरलता, मुक्ति, निडरता, तो क्या मेरा काम मुझ में ये सब चीजें संचारित कर रहा है? भाई जीवन का एक लक्ष्य है, हम अच्छे से जानते हैं ना, क्या है जीवन का लक्ष्य? मैं बेहतर बनूं, मैं ऊंचा उठूं, मेरे भ्रम मिटे, मुझमें साहस आए, मैं ऊंची चुनौतियां स्वीकार कर पाऊं, यही है ना। और ये सब आप कैसे करोगे? काम के माध्यम से ही तो करोगे। और आपके काम से आप में ये सब आ ही नहीं रहा, तो आपका काम कैसा हुआ फिर? बेकार। बेकार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन भारत में हमारा यही चलता है, पूरे दुनिया में चलता है, भारत में थोड़ा ज्यादा चलता है। क्या? कि बेटा बस ये देखो कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, काम तो जो भी है करो, पैसा आना चाहिए। लगे हुए फॉर्म भरने में, पूछो ये तुमने ये एक साथ 18 फॉर्म भर दिए हैं, तुमने पढ़ा भी है ये 18 नौकरियां किस किस दिशा की हैं? में क्या फर्क पड़ता है? ये सरकारी नौकरी का हिसाब है कि एक नौकरी है तुम्हारी मत्स्य पालन की, मछली पालने की और काम कर रहे, एक है तुम्हारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, एक है बिजली विभाग, एक है वन विभाग। तुम करना क्या चाहते हो? कहां जाना चाहते हो? बोल रहे जिधर कोई, माने बस अड्डे पे खड़े हो, जो बस मिलेगी चल दोगे। तुम्हें जाना कहां है? जहां की भी बस में सीट मिल जाए। तुम्हें जाना कहां है? जहां की बस में भी सीट मिल जाए। मछली पालन में मिल गई तो मछली पालन में, वन विभाग में मिल गई तो वन विभाग में, पोस्ट ऑफिस में मिल गई तो पोस्ट ऑफिस में घुस जाएंगे, पुलिस में मिल गई तो पुलिस में घुस जाएंगे, सेना में मिल गई तो सेना में घुस जाएंगे। और यही हाल
कैंपसेस में रहता है, जहां प्राइवेट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कंपनी आ रही है किसी भी दिशा से, कर दिया। तूने इसमें क्यों कर दिया? हाँ, नहीं, तूने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी। ये कंपनी आ रही है, ये बोल रही है कि क्रेडिट कार्ड बेचने की नौकरी है, क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, ग्राहक फंसाओ, क्रेडिट कार्ड बेचो। तूने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तू इसमें क्यों घुसा? हाँ, क्यों घुसा? क्योंकि फोन पे घर पे बापूजी को बताना है। लग गई। हाँ बेटा, लग गई। और तुम बताओ, बापूजी कोई 5 लाख की लग गई, वो बगल वाले को बताएंगे 8 लाख की लग गई। और फिर जब रिश्ते वाले आएंगे तो उनको बताएंगे 12 लाख की लग गई। उसी हिसाब से दहेज आएगा। काम कोई संयोग नहीं होता कि जिधर की बस मिली बैठ गए। काम प्रेम होता है। प्रेम संयोग से किया जाता है। प्रेम आपका सबसे ऊंचा चुनाव होता है। संयोग से हो जाए उसे प्रेम नहीं बोलते, उसे दुर्घटना बोलते हैं। ज्यादातर हमारे प्रेम और हमारा काम सब दुर्घटना होते हैं, एक्सीडेंटल। न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। दोनों जवानी की मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही प्रेम होता है। बाज आ जाओ ये सीटीसी बाजी से। खैर, आपको चंद्रयान की बधाई, सबकी ओर से, पूरी संस्था की ओर से।